हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुऑन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमने लास्ट जो क्लास देखी थी उसमें वैदिक साहित्य की चर्चा की थी, जिसमें महाभारत काल और रामायण काल ये दोनों के जो अवशेष और साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में मिला था उसका पूरा जो डिस्कशन है उसे लास्ट क्लास में किया जा चुका है। आज के क्लास में जो हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि वैदिक काल के बाद कैसे नए धर्मों का उदय होता है, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख होते हैं, और भारतीय राजवंशों का भी उदय होता है, जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इनका जो विशेष प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ा, ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा आज के टॉपिक में। तो आइए शुरुआत करेंगे हम महाजनपद काल से। तो महाजनपद काल के पहले मैं आपको थोड़ा सा जो भारतीय इतिहास है उसकी ओर ले चलता हूँ। जैसा कि हमने शुरुआत किया था इतिहास को प्राग ऐतिहासिक काल से, जहाँ पर हमने देखा था पाषाण काल, जिसमें शैल चित्रों का विवरण भी हमारे छत्तीसगढ़ की गुफाओं में देखने को मिला था। और पाषाण उपकरण यानी जो पत्थर के उपकरण हैं आदि मानव के समय के, वो भी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में देखने मिले थे। इसके बाद का जो काल आता है आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र होता है वह सिंधु नदी के आसपास के एरिया में ही देखने मिलता है। इसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ पर नहीं पड़ता। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जो सभ्यता आती है वह आती है वैदिक सभ्यता। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है, शहरी सभ्यता भी बोला जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात आता है वैदिक सभ्यता, जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें हमने देखा था रामायण काल और महाभारत काल, इसके बहुत सारे साक्ष्य आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने मिले थे। इसके पश्चात जो छोटे छोटे जो गांव हैं, वो कबीले जो हैं एक जनपद बनाते हैं, और छोटे छोटे जो जनपद हैं वो महाजनपद बनाते हैं। इसके बारे में जो बौद्ध एक ग्रंथ है जिसका नाम है अगुत्तर निकाय, उस समय अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में विवरण हमें देखने मिलता है। यहाँ पर देख लेते हैं 16 महाजनपद। ये 16 महाजनपदों के बारे में विवरण देखने मिलता है जो गंगा घाटी में, गंगा नदी के आसपास ये पूरे जो 16 महाजनपद है फैले हुए थे। जिसमें कौशल के बारे में हम देखेंगे। कौशल का जो क्षेत्र है यह दो भागों में विभाजित था। ये जो महाजनपद है दो भागों में विभाजित था। एक तो था उत्तर कौशल और दूसरा था दक्षिण कौशल। तो दक्षिण कौशल में हमारा छत्तीसगढ़ आता था। छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल में आता था। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये उत्तर कौशल हो गया, दक्षिण कौशल हो गया, और जो इन महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली जनपद होता है वह होता है मगध जनपद। तो इसके बारे में तो चर्चा हम यहाँ करेंगे कि नहीं, क्योंकि इसका छत्तीसगढ़ में उतना प्रभाव नहीं है। जिसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ता है उसका हम डिस्कशन आज कर रहे हैं। तो इसके पश्चात हम देखेंगे कि जो मगध साम्राज्य के आसपास के क्षेत्र में एक नए धर्म का उदय होता है, जैन धर्म। जैन धर्म में हमारे छत्तीसगढ़ में 4 तीर्थंकरों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर शुरू से देखें तो इनके तो कुल 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर, जिसमें ऋषभ देव ये इनके प्रथम तीर्थंकर होते हैं जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। और इनके जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं गुंजी दमाऊ दरहा जो जांजगीर चांपा जिले में है, वहां इनके साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा जो मिले हैं जिनके तीर्थंकर के बारे में वो है शांतिनाथ, जिनके बारे में भाटागुड़ा नाम की जगह में जो बस्तर में स्थित है वहां इनके अवशेष मिलते हैं। और 23वें जो पार्श्वनाथ है उनका एक मंदिर आपको नगपुरा जो दुर्ग जिले में स्थित है वहां देख सकते हैं। और लास्ट 24वें जो तीर्थंकर होते हैं महावीर जैन के बारे में आपको आरंग में एक मंदिर देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा महावीर जैन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। महावीर जैन का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। कुछ पुस्तकों में आपको 540
ईसा पूर्व भी देखने मिल सकता है। तो इसमें कंफ्यूजन रखने की बात नहीं है। एनसीईआरटी की पुस्तक में आपको 599 देखने मिलेगा और अन्य जो पुस्तकें हैं उसमें 540 दिखेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसे देख लेंगे। तो इनका जन्म हुआ था वैशाली गणतंत्र में कुंडलपुर नाम के जगह में, और ये होते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। तो ये चीजें हुई जैन धर्म के बारे में। इसके अलावा जैन धर्म का हमारे छत्तीसगढ़ में उतना प्रभाव देखने नहीं मिलता है। इसके बाद जो दूसरा धर्म है वह होता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना जैसा कि आप जानते हैं गौतम बुद्ध द्वारा की गई थी। गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं यहाँ पर। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक जगह में, और इनके जो पिता होते हैं उनका नाम होता है शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन। ये इनके पुत्र होते हैं। इन्होंने जो अपनी यात्रा की थी छत्तीसगढ़ में दक्षिण कोसल में की थी, जहां पर सिरपुर में इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की। एक कथन भी इनके बारे में आता है कि जो एक बौद्ध ग्रंथ है अवदान शतक नाम की एक पुस्तक में यह जानकारी मिलती है कि उत्तर कोसल के एक राजा होते हैं प्रसेनजीत और दक्षिण कोसल के एक राजा होते हैं, जिनके बीच में विवाद की स्थिति को इनके द्वारा ही, गौतम बुद्ध के द्वारा ही सुलझाया गया था। यह जानकारी कहाँ मिलती है? सिरपुर में, क्योंकि इन्होंने जो यात्रा की थी सिरपुर में, छत्तीसगढ़ के सिरपुर में ही इन्होंने यात्रा की थी। यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध विहार भी देखने मिलते हैं आपको। तो इस बौद्ध विहारों में सबसे प्रमुख कौन कौन सा है? स्वास्तिक और आनंद कुटी। और ये दोनों जो बौद्ध विहार है इसका निर्माण किसने करवाया था? एक बौद्ध भिक्षु होते हैं, बौद्ध भिक्षु जिनका नाम होता है आनंद के द्वारा ही ये दोनों जो बौद्ध विहार हैं इनका निर्माण सिरपुर के क्षेत्र में करवाया गया था। दूसरी जो जानकारी मिलती है, और हाल ही में इस पर सीजीपीएससी के द्वारा प्रश्न भी बना था, तो यह है भूंगापाल में बौद्ध प्रतिमा मिली है, जिसे वहां के ग्रामीण डोकरा बाबा नाम से भी इसे पूजा करते थे, और इसकी खोज की गई थी 1990-91 में। और ये एक चैत्य ग्रह है, ईंटे से बना एक चैत्य ग्रह है, जहां पर माना जाता है कि प्राचीन काल में जो बौद्ध अनुयायी हुआ करते थे वो यहां पूजा किया करते थे। और ये कहाँ स्थित है अगर पूछा जाए तो भूंगापाल आपका पड़ेगा कोंडा गांव के निकट लसूरा नदी के किनारे। तो ये सब पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखेंगे। इनमें से कोई सा भी प्रश्न आपको कैसे भी पूछा जा सकता है, और क्योंकि वर्तमान में ही खोजा गया था, हाल ही का नया ही है, इसे खोजा गया है, इसीलिए आप इसको पॉइंट आउट करके रखेंगे। इसके बाद जैसे मैंने बताया महाजनपद काल में दो धर्मों के बारे में तो चर्चा कर ली हमने, कौन कौन सी? बौद्ध और जैन धर्म। अब जो भारतीय राजवंश है उनका भी तो उदय हुआ था। जैसे मैंने बताया कि छोटे छोटे जो जनपद थे वे मिलकर महाजनपद बनाते हैं। 16 महाजनपद यहाँ पर उत्तर के क्षेत्र में, उत्तर भारत में हम देखते हैं। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य होता है या महाजनपद होता है वह कौन सा होता है? मगध जनपद। और यहीं पर जो पहला वंश यहाँ पर शुरुआत होता है हर्यक वंश, जिसकी स्थापना करता है बिम्बसार। तो ये सब जो टॉपिक है ये भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसका पूरा डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर सकते। हम लोग जो ये देखेंगे कि जो भारतीय राजवंश छत्तीसगढ़ पे प्रभाव डाला, जिनका क्षेत्र छत्तीसगढ़ पर पड़ा, उसकी ही चर्चा हम लोग देखेंगे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जिनका प्रभाव पड़ा उसमें था मौर्य काल या मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, मेघ वंश, वाकाटक और गुप्त वंश। ये जो प्रमुख राजवंश है, भारतीय राजवंश है, इनका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। और आज हम लोग दो के बारे में ही देखेंगे, मौर्य वंश के बारे में और सातवाहन वंश, इन दोनों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो मौर्य वंश के बारे में देखते हैं हम लोग। मौर्य वंश का जो काल है वो 324 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व तक होता है। अच्छा, ये पॉइंट ध्यान देंगे, मैं ईसा पूर्व बोल रहा हूं, ये जो बातें चल रही है सब ईसा पूर्व की है। ईसवी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ईसवी की ओर भी बढ़ेंगे। तो ये 324 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश होता है। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की अगर पूछा जाए तो यह की चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु जिनका नाम होता है चाणक्य के निर्देशानुसार इन्होंने यहां पर मौर्य वंश की स्थापना की। और किसे मारकर पूछा जाए तो घनानंद को मारकर इसने अपना वंश, ये मौर्य वंश बसाया था।
अच्छा, आपको एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कहीं कहीं पे आपको नंद मौर्य काल भी देखने मिलेगा। तो इसके पहले जो वंश रहा था, मौर्य वंश के पहले नंद वंश था, नंद वंश के ही राजा होते हैं घनानंद, जिनकी हत्या करके यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य अपना साम्राज्य बनाता है। तो ये मैप में देख लीजिए, यहां से तक्षशिला, जो वर्तमान अभी पाकिस्तान में आप देखते हैं, तक्षशिला से लेकर कलिंग तक, उड़ीसा जिसे आप जानते हैं, यहां तक इसका शासन फैला हुआ था। बोला जाए कि इसने तो पूरा भारतवर्ष ही, जो भारतवर्ष है पूरा, उसे एक सूत्र में बांध लिया था। जो छोटे छोटे महाजनपद भी थे उसे पूरा जीत लिया था। तो ये बहुत ही बड़ा एरिया इन्होंने भारत का विस्तार कर लिया था, उस क्षेत्र में अपना राजपाट जमा लिया था। तो इस पे एक महान सम्राट होते हैं जिनका नाम होता है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के समय में उन्होंने कलिंग यात्रा की थी, और जब वो हमारे छत्तीसगढ़ से भी गुजरे होंगे तो उन्होंने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसकी जानकारी हमें हेनसांग के द्वारा मिलती है। हेनसांग जो है ये यात्री होता है जो दक्षिण कौशल में 639 ईस्वी में आता है। यह जो चीनी यात्री होता है, यह अपने पुस्तक, जब यह वापस गया होगा चीन में, तो वहां उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सीयूकी में इसने अपने यात्रा वृत्तांत में छत्तीसगढ़ में जो अशोक या मौर्यकालीन जो प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में था उसके बारे में भी विवरण लिखा है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें उसने बताई। पहली चीज तो उसने बताई कि जब उसने यात्रा की थी उस समय पर जो राजा हुआ करते थे तो सोमवंशी राजा थे, जिनका नाम था महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में इन्होंने यहां पर यात्रा की थी। दूसरा पॉइंट यह बताता है कि जो दक्षिण कोसल का जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? दक्षिण कोसल। तो दक्षिण कोसल का जो क्षेत्र है वह दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर से होते हुए पूरा संबलपुर, जो आज वर्तमान में उड़ीसा में देखते हैं, उस उड़ीसा के क्षेत्र तक ये दक्षिण कोसल फैला हुआ था। और एक बात और बताता है कि अशोक ने, जैसे मैंने बोला था कि अशोक ने तो स्तूप का निर्माण कराया था, तो यह बात भी कहां से मिलती है? ये हेनसांग की पुस्तक से ही यह सब जानकारी मिली है। हेनसांग की पुस्तक से जानकारी मिली है कि अशोक ने यहां पर स्तूप का निर्माण कराया था। एक जब देखते हैं हम सिरपुर के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो नागार्जुन का एक नाम आता है। नागार्जुन जो है यहां पर महायान शाखा का एक प्रचारक होता है, महायान शाखा का। तो महायान शाखा के बारे में आपको देखने मिलेगा सिरपुर में। और कहा जाता है कि सिरपुर जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का केंद्र हुआ करता था। अब महायान शाखा क्या होती है? तो बौद्ध धर्म जो है दो भागों में विभाजित था, एक तो हीनयान शाखा, दूसरी महायान शाखा। हीनयान शाखा और दूसरी कौन सी हुई? महायान शाखा। हीनयान शाखा का जो क्षेत्र था वह आपको देखने मिलेगा दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण भारत में जो बौद्ध अनुयायी गए उन्हें हीनयान शाखा, और उत्तर भारत की ओर जो अनुयायी गए प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, वो कौन से शाखा कहते? महायान शाखा। तो हमारे सिरपुर में जो छत्तीसगढ़ का सिरपुर है वहां कौन सी शाखा हुई? महायान शाखा। तो यह सब बातें किसने बताई? हेनसांग जो चीनी यात्री था। दूसरी बात मिलती है हमें आहत सिक्कों से। जैसे इतिहास के बारे में आपको मुख्यतः सिक्कों से, अभिलेखों से, ये सबसे ही जानकारी मिलती है। तो ये सिक्के हैं, मौर्यकालीन जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वह हमें मिले हैं सिरपुर से, मल्हार से, तारापुर से, और जांजगीर नाम की एक जगह में, जांजगीर में ठठारी नाम का एक जगह है जहां से 253 चांदी के सिक्के मिले हैं। 253 चांदी के सिक्के मिले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे यहाँ के जो इतिहासकार हैं रमनेंद्र नाथ मिश्र ने भी दो चीजें खोजी, आरंग और गुजरा नाम के जगह से, जहां पर मौर्यकालीन सिक्के हमें मिले हैं। तीसरी जो जानकारी मिलती है मौर्यकालीन वंश के बारे में या मौर्य वंश के बारे में, वह मिलती गुफाओं से। तो दो गुफाएं हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में मिले हैं, जिनका नाम है सीता बेंगरा और जोगीमारा। ये दोनों गुफाओं का विवरण हमने, या डिस्कशन जो है इसके बारे में जो चर्चा है, हमने रामायण काल और महाभारत काल में भी देखी थी, क्योंकि उस समय राम भगवान और सीता माता इस गुफा में आए थे, ये माना जाता है रामायण काल में। और ये दोनों गुफाओं में मौर्यकालीन अवशेष भी मिले हैं, तो यह जानकारी भी हम देख लेते हैं। तो सीता बेंगरा को कहा जाता है नाट्यशाला।
एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला सीता बेंगरा को कहा जाता है और इसका कंपैरिजन किया जाता है ग्रीक के थिएटर से। यहां पर देख लीजिए, ग्रीक के थिएटर से इसका कंपैरिजन किया जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि सांस्कृतिक रूप से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है सीता बेंगरा। दूसरी जो गुफा मिली है उसका नाम है जोगीमारा। जोगीमारा, इस जोगीमारा गुफा में आपको मिलेगा चित्र, जो एक देवदासी है सुतनुका और उनके जो एक प्रेमी है जिनका नाम होता है देवदीन। तो देवदीन के द्वारा अपनी प्रेमिका के वियोग में, जिनका नाम होता है सुतनुका, सुतनुका के वियोग में यह जो अपनी भाव को चित्रित करता है इन गुफाओं में, और ये चित्र आप इस जोगीमारा गुफा में देख सकते हैं। भारतीय चित्रकला नाम की एक पुस्तक है, उसमें इस गुफा का नाम लिखा है वरुण मंदिर। इस गुफा का नाम क्या लिखा है? वरुण मंदिर। तो ये सब पॉइंट क्या है आप नोट करते जाएंगे। अगर आप जैसे मैं बता रहा हूं और इसके साथ अगर आप नोट नहीं करते हैं तो आप इसे भूल जाएंगे। तो बराबर मेरे साथ आप अपने नोट्स बनाते जाइए और अपनी तैयारी अच्छी रखिए। तो यहां तक हमने क्या देखा? मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के बाद जो अगला वंश आता है वह आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का उदय कैसे होता है? जब हम देखते हैं कि मौर्य वंश कमजोर पड़ता है, मौर्य वंश जो है कमजोर पड़ता है, सम्राट अशोक के बाद तो कोई महान राजा होता नहीं होता, तो जो मौर्य वंश कमजोर होता है और भारत वर्ष में 4 राज्यों का उदय होता है, 4 छोटे छोटे राजवंशों का उदय हमें देखने मिलता है। जैसे अगर आप उड़ीसा के क्षेत्र में जाए तो चेदी वंश आपको देखने मिलेगा, वैसे ही उत्तर की ओर जाए तो शुंग वंश का उदय होता है और पश्चिम की ओर यवनों का आक्रमण होता है। यहां पर विदेशी आक्रमण ज्यादा होते हैं और दक्षिण में सातवाहन वंश का उदय होता है, सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश का अगर समय अगर पूछा जाए तो 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक। यहां पर ध्यान देंगे ये क्या है? ईसा पूर्व, और हम कहां बढ़ चुके हैं? ईस्वी तक, ईस्वी। ये चीजों को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर पहली शताब्दी में हम देखते हैं कि सातवाहन वंश यहां पर आ जाता है और सातवाहन वंश का आप क्षेत्र देख रहे हैं कि ये दक्षिण में फैला हुआ है और दक्षिण में यहां पर दक्षिण कोसल का जो क्षेत्र है इसे भी अपने क्षेत्र में मिला लेता है, क्योंकि सातवाहन वंश बहुत ही शक्तिशाली इनके राजा हुआ करते थे। तो इनका विस्तार जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के भी क्षेत्र में जबलपुर तक फैला हुआ था। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। इनका जो प्रथम राजा होता है उनका नाम होता है सिसुक। सिसुक या सिमुक भी इनका नाम होता है। तो सिसुक के बाद जो राजा आते हैं वो साम्राज्य विस्तार पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये चाहते थे कि अपना जो दक्षिण का क्षेत्र है वो विस्तार हो। तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र पर राज किया। एक तो था विदर्भ, जिसे नागपुर के आसपास देखते हैं महाराष्ट्र में, दूसरा है कलिंग, मगध, उत्कल। ये सब क्षेत्र में सातकर्णी की द्वितीय के द्वारा, सातकर्णी द्वितीय जो राजा होते हैं सातवाहन वंश के, इस राजा के द्वारा इस क्षेत्र तक पूरा शासन फैला लिया जाता है। सातकर्णी द्वितीय के बारे में जो जानकारी मिलती है वह मिलती है नानघाट अभिलेख से। नानघाट जो दक्षिण कोसल में एक नानघाट अभिलेख है वहां से और सिक्कों से इनके बारे में जानकारी मिलती है कि इनका जो शासन है इस क्षेत्र में या दक्षिण कोसल के क्षेत्र में रहा होगा। एक जानकारी और मिलती है कि इसके काल में, जो सातवाहन वंश के काल में, यहाँ पर नागार्जुन जो बौद्ध अनुयायी होता है वह यहाँ पर निवास किया करता था, दक्षिण कोसल के क्षेत्र में निवास किया करता था। सातवाहन वंश के बारे में जो जानकारी हमें मिली है वह राजा के अभिलेखों से मिलती है। तो सातकर्णी द्वितीय का पुत्र होता है राजा अपीलक। उसकी एक सिक्कों की या अब बोला जाए अभिलेखों के बारे में जो जानकारी मिलती है वह मिलती है कि इसके जो प्राप्त सिक्के हैं, चौकोर सिक्के मिले हैं, चौकोर सिक्के मिले हैं, जिसमें लिखा हुआ है शिव श्री अपीलक, शिव श्री अपीलक लिखा हुआ सिक्का मिला है रायगढ़ से, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला से। दूसरे जो इनके महत्वपूर्ण राजा हैं जिनके बारे में जानकारी मिलती है वह है कुमार वर्दत्त श्री। नाम याद रखेंगे, कुमार वर्दत्त श्री। और यह कहाँ मिला? शक्ति के समीप जो गुंजी है, जहां जैन तीर्थ के बारे में हमने चर्चा की थी, उसी गुंजी नामक जगह पर इनके बारे में, कुमार वर्दत्त श्री के बारे में शिलालेख मिला है, शिलालेख।
तीसरी जो चीज मिली है बिलासपुर के निकट मल्हार नाम का जो जगह है वहां से मिला है। जो एक गांव है बूढ़ी खार नाम का एक गांव है, वहां से वैष्णव देवता की मूर्ति मिली है और उस वैष्णव देवता की मूर्ति पर इस वंश के बारे में ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है? अभिलेख है। अभिलेखों से जो सातवाहन वंश के काल के ये अभिलेख हैं। और सिक्कों के बारे में भी जानकारी मिलती है कि महानदी घाटी के आसपास जो इनके काल के सिक्के मिले हैं, रोम के सिक्के मिले हैं, रोमन काल के सिक्के मिले हैं। तो यह माना जाता है कि इनका जो व्यापार है विदेशों में भी रहा होगा, रोम के देशों से भी रहा होगा। तो इनका व्यापार उस देश में रहा होगा, तभी तो यहाँ सिक्के मिले हैं। तो रोम के सिक्के भी हमें सातवाहन वंश के काल में मिलते हैं, जिसमें यहाँ के सिक्कों में एक खासियत थी कि जो इनके सिक्के हैं आयताकार हुआ करते थे, तांबे के होते थे और आयताकार होते थे। और एक पृष्ठ पर यानी सिक्के के एक साइड में हाथी का निशान बना होता था और बैक साइड में, जिसे पृष्ठ कहा जाता है, बैक साइड में होता था नाग का निशान। जो नाग का निशान है वो अंकित बैक साइड में होता था। इनके बारे में जो और सिक्के मिले हैं, जो रोमन सिक्के मिले हैं, वो मुख्यतः आपको बिलासपुर और चकरबेड़ा ये दो जगहों से रोमन सिक्के मिलते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सातवाहन वंश के बारे में जितनी जानकारी मिल रही है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक और पॉइंट थोड़ा छूट गया है कि मल्हार में जो एक सिक्का मिला है उसमें लिखा हुआ था वेदश्री लिखा हुआ है। जैसे मैंने बताया था, पिछला भी देखा था आपने यहां पर कि राजा अपीलक के बारे में लिखा हुआ है, शिवश्री अपीलक। तो ये लोग इस समय के राजा जो हैं, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस समय के जो राजा होते हैं अपने बारे में जानकारी सिक्कों पर लिखा करते थे, उत्कीर्ण किया करते थे, या तो शिलालेख में लिखा करते थे। तो ये सब जानकारी हमें इनसे मिली। और सबसे महत्वपूर्ण जो इनके बारे में मिलता है वह मिलता है काष्ठ अभिलेख, काष्ठ स्तंभ से। और ये काष्ठ स्तंभ कहाँ मिला? किरारी नामक जगह पे, किरानी नामक जगह पर यह काष्ठ स्तंभ मिलता है। और इसकी खोज की गई थी 1921 में। और इस काष्ठ स्तंभ को संरक्षित कर घासीदास संग्रहालय में, जो रायपुर में स्थित है, आप कभी भी घूमने जा सकते हैं वहां पर। तो ये काष्ठ स्तंभ आपको वहां देखने मिल सकता है। ये काष्ठ स्तंभ मिला था, जैसे मैंने बताया, किरारी गांव में एक तालाब के बीच में यह मिला था। अब इस काष्ठ स्तंभ में जब वहां के एक पंडित थे जिनका नाम था लक्ष्मी प्रसाद, तो लक्ष्मी प्रसाद ने इस काष्ठ स्तंभ के बारे में जो इसमें लिखा हुआ है उसके बारे में बताया कि इसमें नगरक्षक, गणक, सेनापति, इन सब के बारे में विवरण लिखा हुआ है। तो इससे इन्होंने अंदाजा लगाया कि जो उस समय ये काष्ठ स्तंभ बनाया जाता रहा होगा, ये एक उत्सव या जब कुछ आयोजन होता होगा तो उस समय की याद में इस काष्ठ स्तंभ को बनाया गया होगा। यह अनुमानित लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा जो विवरण मिलता है उससे हमें पता चलता है। तो काष्ठ स्तंभ ये भी किस समय का है? सातवाहन वंश के काल का है। और ऐसा काष्ठ स्तंभ अभी कहा जाता है कि भारत में और कहीं पर भी नहीं मिला है, बहुत ही ये अल्प मात्रा में ही मिले हैं काष्ठ स्तंभ। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारा सातवाहन वंश तक का समय जो है खत्म होता है, यह काल जो है यहाँ तक खत्म होता है, जिसका जानकारी जो हमारे छत्तीसगढ़ में था उसको पूरा डिस्कशन हमने कर लिया है। इसके पश्चात हम देखेंगे गुप्त और वाकाटक वंश के बारे में। तो हमारे साथ आप इसी तरह जुड़े रहिए। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।